नेपाल की राजधानी काठमांडू 9 सितंबर की सुबह सड़कों पर गुस्से से आक्रोशित युवा थे और कई सरकारी ढांचे जलते हुए दिखाई दे रहे थे। यह वही नौजवान थे जिन्हें जेनजी कहा जाता है, यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी वह पीढ़ी जो अब नेपाल की राजनीति से सबसे ज्यादा निराश है। इसका कारण साफ है, जिस लोकतंत्र का सपना उन्हें दिखाया गया था उसमें नेताओं ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और निजी लाभ को ही तरजीह दी। नौकरियों के लिए अवसर कम होते गए, असमानता बढ़ती गई और युवा खुद को लगातार उपेक्षित महसूस करने लगे। नेपाल ने बीते 2 दशकों में कई बड़े राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं। राजशाही का अंत हुआ, माओवादी संघर्ष का समापन हुआ और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। जनता से यह वादा किया गया था कि नया नेपाल पारदर्शी होगा, जहां समान अवसर, नौकरियां और न्याय सबको मिलेगा। लेकिन वास्तविकता अलग निकली। नेताओं पर भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और भाई भतीजावाद के आरोप लगातार लगते रहे। अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ती गई, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर घटे और विदेश पलायन तेज हो गया। यही कारण है कि नई पीढ़ी अपने भविष्य को अंधकार में मानने लगी। युवाओं की नाराजगी सबसे पहले सोशल मीडिया पर दिखाई दी। नेक्स्ट जनरेशन नेपाल जैसे पेजों के जरिए वे लगातार अपनी असहमति व्यक्त कर रहे थे। लेकिन जब सरकार ने अचानक 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप सहित कई ऐप पर रोक लगा दी, तो युवाओं को लगा कि उनकी आवाज ही छीन ली गई है। यही कदम विरोध की आग में घी डालने वाला साबित हुआ। 8 सितंबर को काठमांडू में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें 19 युवाओं की मौत हो गई। यह घटना पूरे देश में गहरी चोट की तरह महसूस की गई और अगले ही दिन हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। संसद भवन के बाहर भ्रष्टाचार बंद करो, रोजगार दो, समानता दो जैसे नारे गूंजने लगे। शुरुआत शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हुई थी, लेकिन हालात जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गए। कई सरकारी इमारतों, जेल और नेताओं के घरों को नुकसान पहुंचा। 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमला हुआ। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री झलानाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी की मौत हो गई, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी विदेश मंत्री अर्जू देउबा घायल हो गए। वित्त मंत्री विशु प्रसाद पौडेल और सांसद एकनाथ ढकाल को भीड़ ने निशाना बनाया। भीड़ ने नक्खू जेल को आग के हवाले कर दिया और वहां से ओली सरकार के आलोचक और लोकप्रिय नेता रवि लामिछाने को बाहर निकाल लिया। यह घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि सरकार पर से नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका था। हालात लगातार बिगड़ते देख प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को सेना की सुरक्षा में अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और संसद का रास्ता बंद हो गया। अब यह सवाल सामने है कि नेपाल की कमान किसके हाथ में है। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने अपील की कि लोग शांति बनाए रखें। सेना ने सुरक्षा व्यवस्था तो संभाल ली, लेकिन अब तक सीधे राजनीति में प्रवेश करने से बच रही है। उनकी प्राथमिकता यही है कि राजनीतिक दल आपसी बातचीत के जरिए समाधान निकालें। इस बीच नेपाल की मौजूदा राजनीति में युवाओं का समर्थन पाने वाले कुछ नए चेहरे भी उभर कर सामने आए। काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जो कभी रैपर रहे थे और पूर्व टीवी एंकर से नेता बने रवि लामिछाने ने खुलकर युवाओं का साथ दिया। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का संदेश आया, देश बचाओ, शांति से बैठो। यह संदेश केवल शांति की अपील नहीं था, बल्कि इसे राजशाही की वापसी की संभावनाओं से भी जोड़ा जाने लगा। भारत इस पूरे संकट पर नजर बनाए हुए है। नेपाल उसका करीबी पड़ोसी और राजनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध गहरे रहे हैं, लेकिन नेपाल की हर राजनीतिक हलचल में भारत पर किसी न किसी पक्ष का समर्थन करने का आरोप लगता रहा है। यही वजह है कि इस बार भारत बेहद सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की आपात बैठक बुलाई और कहा कि नेपाल की स्थिरता और शांति भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए यह स्थिति केवल पड़ोसी की चिंता नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय सुधार, चीन की बढ़ती सक्रियता और दक्षिण एशिया की स्थिरता से भी जुड़ी है। चीन भी नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश लगातार करता रहा है। नेपाल का इतिहास बताता है कि यह पहला अवसर नहीं है जब जनता सड़कों पर उतरकर सत्ता को चुनौती दे रही हो।
1990 में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना और 2006 में राजशाही के अंत के लिए भी इसी तरह के बड़े आंदोलन हुए थे। हर बार जनता ने राजनीतिक बदलाव की दिशा तय की है। इस बार भी सवाल यही है कि क्या आंदोलन केवल तात्कालिक नाराजगी तक सीमित रहेगा या यह नेपाल की राजनीति को नई दिशा देगा। आज नेपाल एक कठिन मोड़ पर खड़ा है। युवा स्पष्ट कह रहे हैं कि वे केवल प्रतीकात्मक बदलाव नहीं चाहते, बल्कि वास्तविक सुधार की उम्मीद रखते हैं। वे पारदर्शिता, रोजगार के अवसर और भ्रष्टाचार के अंत की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के सामने चुनौती है कि वे इस असंतोष को दबाने की बजाय संवाद और सुधार का रास्ता चुनें। यदि सेना तटस्थ रहकर केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है, तो समाधान निकालने की जिम्मेदारी पूरी तरह राजनीतिक नेतृत्व पर आ जाएगी। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का संदेश भले ही राजशाही की याद दिलाता हो, लेकिन आज की परिस्थितियों में यह संभावना कम है कि नेपाल पुराने दौर में लौटेगा। हालांकि अगर राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहते हैं, तो राजशाही समर्थक ताकतें फिर से मजबूत हो सकती हैं। काठमांडू की सड़कों पर उठी आवाजें केवल नारे नहीं हैं, बल्कि उस पीढ़ी की उम्मीद हैं जो अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहती है। जब पूरा एक वर्ग परिवर्तन की मांग करता है, तो सत्ता संरचना पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। अब यह देखना होगा कि नेपाल के नेता इस मौके को देश की राजनीति को साफ और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर देश को एक और अस्थिरता के दौर में धकेल देते हैं। व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। नेपाल ने 2006 के बाद राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन आज भी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इस अस्थिरता के मुख्य कारणों का मूल्यांकन कीजिए और उनके दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।